हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कुछ और नए इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बगैर समय बर्बाद किए। आज का हमारा पहला फ्रेज है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज इसका मतलब होता है कि जब हम कोई पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं और एक काम करते हैं, एक ही अपना इनिशिएशन लेते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन एक साथ दो दो काम हमारे हो जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एक पंथ दो काज। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में इसके लिए फ्रेज क्या होता है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, जवाब देने की कोशिश करिए कि एक पंथ दो काज को अगर हमें कहना हो इंग्लिश में तो हम कैसे कहेंगे। ऑलराइट, मैं बताता हूं। इसे हम कहेंगे टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब एक ही बार आपने पत्थर चलाया और दो चिड़ियों को पत्थर लगा, दो शिकार आपने कर डाले, यानी एक पंथ दो काज। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नॉर्मल बातचीत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुम उस व्यक्ति को हायर कर लो, वो व्यक्ति ये काम भी कर सकता है और ये दूसरा काम भी कर सकता है, तो उस व्यक्ति की हायरिंग करने से ऑफिस में हम लोग को बड़ा आराम हो जाएगा। हायरिंग एक व्यक्ति की होगी लेकिन दो तरह के काम को वो निपटा देगा। तो आप कह सकते हैं to hire somebody or to hire him is like killing two birds with one stone। तो इस तरह के फ्रेजेस को आप अपने वाक्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा पहला फ्रेज आज का हुआ एक पंथ दो काज, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा फ्रेज है एकता में बल है। बचपन से आप सुनते आए हैं, स्कूल्स में आपने इसकी पढ़ाई की होगी। इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जैसा कि हम लोग कहते हैं, अलग अलग कास्ट क्रीड के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी पहचान एक है, हम सब भारतीय ही तो हैं। हम सबों का एक ही तो हमारी आवाज है कि हम सब एक हैं। तो एकता में बल है, इसे हम कैसे कहते हैं? इसके लिए कहा जाता है यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, मजदूर लोग किसी शोषण के खिलाफ, मकान मिल मालिक के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा देते हैं और बोलते हैं एकता में बल है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हम सब लोग एक हैं। तो यही बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। एक चुप सौ सुख। कई बार देखा जाता है, बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल का एक सिद्धांत ये भी है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कितना और कैसे बोला जाए। लेकिन कम्युनिकेशन का एक और सिद्धांत ये भी कहता है कि आपको ये भी बेहतर पता होना चाहिए कि कब नहीं बोला जाए, कब चुप रहा जाए। हमेशा और हर वक्त और सभी को जवाब देते रहना कोई अच्छी आदत नहीं होती है। तो कई बार बोला जाता है कि एक चुप सौ सुख। बहस करोगे, बात बढ़ेगी, छोड़ दो, जाने दो, थोड़ा चुप हो जाओ, चैन से रहो। तो एक चुप सौ सुख। अक्सर माएँ अपने बच्चियों को ये सिखाती है कि बेटा एक चुप सौ सुख, थोड़ा चुप हो जाओ, क्यों भाई से झगड़ा कर रहे हो, भाई तुम क्यों बहन से झगड़ा कर रहे हो, क्यों दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई आपस में बात कर रहे हो, एक आदमी चुप हो जाओ ना। तो एक चुप सौ सुख, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं साइलेंस इज द बेस्ट। साइलेंस इज द बेस्ट, यानी चुप हो जाओ, इससे बढ़कर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बोलने की बात है। अगले हम लोग चीज को लेते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा सेंटेंस आपने सुना होगा कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, या एक सड़ा हुआ सेब टोकरी के सारे सेब को बर्बाद कर देता है। इस तरह की बात आप लोग अक्सर सुनते हैं। ये बात कहने का मतलब होता है कि अगर किसी एक में, समूह में बुराई आ गई है, तो उस बुराई को कंट्रोल करिए, कर्व करिए, नहीं तो वो बुराई आगे भी पेनिट्रेट करेगी और आगे चल के वो उसका इम्पैक्ट बाकी पर भी होगा, वो बाकियों को भी बर्बाद करेगा। तो इसे हम कहते हैं कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इंग्लिश में इसके लिए क्या कहा जाता है? अ सिंगल शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। यस, अ सिंगल शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। इसका इसका ये मतलब हुआ कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर तालाब की बाकी मछलियों को बचाना है, तो उस एक सड़ी मछली को निकाल के तुरंत फेंक दिया जाना चाहिए। ऑलराइट, अब अगले फ्रेज को हम लोग लेते हैं और ये है ऊंचे दुकान फीके पकवान। कई बार आपने इस चीज को देखा है कि दुकान तो बहुत बहुत बड़ी है, नाम बहुत बड़ा है, कीमत भी बहुत ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा हैं, लेकिन पकवान में वो मजा नहीं आया। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका मतलब हुआ कि केवल शोबिज की दुनिया है, नाम इनके बड़े बड़े हैं लेकिन काम इनके बहुत ही छोटे हैं, काम इनके बहुत अच्छे नहीं हैं। कई बार आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जहां आपको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन व्यवहार में आपको देखने पर वैसा नहीं मिलता। तब वैसी कंडीशन में आप कहते हैं ऊंचे दुकान फीके पकवान। इंग्लिश में हम इसे कैसे कहते हैं, आइए इसको जानते हैं हम लोग।
ऊंचे दुकान फीके पकवान, इंग्लिश में इसे कैसे कहते हैं? इसे कहते हैं मच क्राई लिटिल वूल। जी हाँ, मच क्राई लिटिल वूल, यानी हंगामा शोर शराबा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा हंगामा शोर शराबा होने के बावजूद जितना जितनी बड़ी बात की गई वैसा रिटर्न हमें यहाँ से नहीं मिल रहा। इसे कहते हैं मच क्राई लिटिल वूल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला है अंत भला तो सब भला। इसका मतलब क्या हुआ? अंत भला तो सब भला। आपने कोई काम किया, चलिए थोड़ा-सा उसमें कुछ रुकावटें आई, कुछ दिक्कत हुई, थोड़ा रिश्तों में कड़वाहट भी आ गई, लेकिन अंत में जाकर के सारे मसले सुलझ गए, सारी भ्रांतियाँ खत्म हो गई, सारी समस्याएँ खत्म हो गई। तो हम कहेंगे कि अंत भला हुआ ना, तो चलो सब चीज़ भला ही हुआ। इसलिए आप जब फ़िल्में देखते हैं, ख़ास करके हिंदी विद और बॉलीवुड की फ़िल्में आप देखते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि अंत में सब ठीक हो जाता है। एक फ़िल्म में हीरो कहता भी है कि अंत में सब ठीक हो जाता है, हमारी फ़िल्मों की तरह ज़िंदगी में भी अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी अंत नहीं आया है। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि अंत भला तो सब भला, यानी ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सब अच्छा हो गया अगर अंत भला हो गया तो। इसलिए ध्यान रखिए इस बात को कि कभी भी आप किसी के पास हो, आपको डिपार्ट करना हो, विदा लेना हो, अंत भला कर के आइए। बीच में थोड़ा बहुत बेहतर होगा कि बीच में भी रिश्ते खराब ना हो, लेकिन अंत को भला करके आइए। यू नेवर नो व्हेन एग्जैक्टली यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू गो बैक टू द सेम डोर व्हिच यू हैड स्लैम्ड अर्लियर। तो ये ध्यान रखिए, जो दरवाजा आप बंद करके आते हैं शायद आपको उस दरवाजे पे दोबारा कभी वापस जाना पड़े। तो अंत भला तो सब भला, यानी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये हमारा अगला फ्रेज था। इसके बाद आगे आते हैं, आप सुखी तो जग सुखी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सुख में हैं, अगर आप खुश में हैं, तो आपको लगता है कि सारी दुनिया ही सुख में है, दूसरे को कोई समस्या नहीं है। व्यक्ति अपने नजरिए से चीजों को देखता है। इसका ये मतलब हुआ कि व्यक्ति अपने नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करता है। इसके लिए क्या कहते हैं? इसके लिए हम लोग कहते हैं ही दैट इज वार्म थिंक्स ऑल आर सो। जाड़े का महीना हो और अगर आप रजाई में घुस गए हो, आपका बदन गर्म हो गया हो, तो आपको कई बार लगता है कि सब लोग रजाई में हैं, सब लोग चैन से हैं, सब लोग बड़ी सुख की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल इज आप सुखी तो जग सुखी, यानी ही दैट इज वार्म थिंग्स ऑल आर सो। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता। अगर आप दुख में हैं तो पूरी दुनिया दुख में हो, ऐसा भी नहीं होता। और आप सुख में हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि सारी समस्याएं हो गई। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई ट्रबल नहीं है तो दुनिया में किसी के पास कोई ट्रबल नहीं है। ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी जिंदगी है। अगले चीज पर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, आम से टपका बगल में अटका। इसे आप कई बार ऐसा भी कहते हैं कि खजू आसमान से टपका और खजूर पे अटका। इस तरह का भी फ्रेज आपने नॉर्मल बातचीत में सुना होगा। तो ये फ्रेज है, आम से टपका बगल में अटका, या आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसे हम कहते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसका क्या मतलब हुआ? कोई चीज है जो फ्राइंग पैन, जिसे आप लोग सस्पेंड जैसी चीज कुछ आप समझ सकते हैं, दूसरे भाषा में फ्राई करने की कोई चीज, सब्जी कभी आप लोगों ने फ्राई करा होगा, अंडा वगैरह फ्राई करा होगा, तो वो फ्राइंग पैन में आप फ्राई करते हैं। अब उसमें से कोई निकल जाए, उछल जाए और उसके बाद सीधा चूल्हे में चला जाए, तो ये तो और बुरी बात हुई ना। तो ये वही वाली बात है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ये इसका मतलब हुआ कि आम से टपका बगल में अटका, या आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये इसका मतलब हुआ। तो मुझे लगता है कि आज जो हमने फ्रेजेस को कवर किया है, ये फ्रेजेस आपको आगे भी काम आएंगे। इन फ्रेजेस को आप याद करने की कोशिश मत करिए, बस 3 4 5 बार बोल लीजिए और उसके बाद कोशिश करिए कि नॉर्मल सिचुएशन में इसको मैं यूज करके देखूं। जब आप नॉर्मल सिचुएशन में इसे यूज कर पाते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी नॉर्मल वोकैबुलरी, नॉर्मल भाषा का हिस्सा बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने बताया आपको ये फ्रेजेस काम आएंगे। वैसे भी ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, बिजनेस इंग्लिश या बिजनेस कम्युनिकेशंस की जो पढ़ाई करते हैं उन लोगों को ये पढ़ाई में मदद करेगी, विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के वीडियो से आपको मदद मिलेगी। इस तरह के आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। And thank you so much for watching this particular video. Have a wonderful day ahead. Have a great day. Thank you.